दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की हम क्लास में आज ये एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है और इसी के साथ लूसेंट की बुक में हमने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कवर कर ली है और ये उसका लास्ट लेक्चर है और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सीमावर्ती राजवंशों का उदय। तो जो सीमावर्ती यहाँ पे किस सीमा की बात की जा रही है? तो यहाँ पे जो दिल्ली का इलाका था, जो दिल्ली का राजवंश था, उसके आसपास या जो भारत का मगध वाला एरिया था उससे लगे हुए कुछ छोटे-छोटे सीमावर्ती राज्य बन गए थे और उसके राजा लोग उन्होंने अपने-अपने वंश स्थापित कर लिए थे। आज हम उन अलग-अलग वंशों को देखने वाले हैं, ठीक है? तो हमारा जो पहला वंश है वो है पाल वंश और पाल वंश से अक्सर सवाल बन जाते हैं। अब पाल वंश से कौन-कौन से सवाल बनते हैं वो हम नेक्स्ट मतलब इसी लेक्चर में देखेंगे आगे चल कर के कि कौन-कौन से सवाल बनते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा जहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं वो मैं आपको बताते चलूँगा। एक तो किसी भी वंश का संस्थापक कौन होता है और उसका एक मोटा-मोटा आइडिया आपको होना चाहिए कि किस समय ये वंश था, ठीक है? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और ये 750 ईस्वी के आसपास थी, ठीक है? और इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी मुंगेर थी। मुंगेर कहाँ पड़ता है? वर्तमान में बिहार का एक जिला है, ठीक है? और ये जो गोपाल था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, आपको याद रखना है। और इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये वाला है। कई बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में तो बार-बार ये सवाल आता है और अदर पीसीएस एग्ज़ाम और वनडे एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोपाल ने। पाल वंश के अन्य जो प्रमुख शासक थे उसमें एक आता धर्मपाल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर आता है देवपाल और उसके बाद आता है नारायण पाल, महिपाल, नयपाल आदि, ठीक है? और पाल वंश का जो सबसे महान शासक है वो धर्मपाल था, मैंने ऊपर बताया। और इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सबसे ज़्यादा जो सवाल बनता है वो यही बनता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला कहाँ पड़ता है? ये बिहार के भागलपुर जिले में पड़ता है और इसको धर्मपाल ने बनवाया था, ठीक है? कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था किसके बीच में हुआ था? पाल वंश के बीच में, गुर्जर प्रतिहार के बीच में और राष्ट्रकूट वंश के बीच में, ठीक है? इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल ने ही युद्ध किया था, यानी कि पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम कौन शामिल हुआ था? धर्मपाल ये शामिल हुआ था, ठीक है? कन्नौज आपको पता होगा जब हर्षवर्धन के शासन के बाद अ, वर्धन वंश का पतन हो गया तो कन्नौज पे अधिकार करने के लिए ये तीन सत्ताएं आई थी, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो उसमें आपको याद रखना है सबसे पहले पाल वंश की तरफ से धर्मपाल शामिल हुआ था, ठीक है? अगला पॉइंट हमारा है कि 11वीं सदी के गुजराती कवि सोढ़ल ने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि धर्मपाल से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि किसने दी थी? वो सोढ़ल ने दी थी। अगला है कि ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था, वो हमने ऊपर ही देखा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय भी देवपाल ने कराया था और बौद्ध मठ भी देवपाल ने बनवाया था। अगला पॉइंट है कि जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ये एक दो बार यहाँ से सवाल बना है कि जावा जावा कहाँ है? ये आधुनिक इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा, सुमात्रा, आपने नाम सुने होंगे। तो जावा का शैलेंद्र वंशी शासक था बालपुत्र। उसने अनुरोध किया था कि वो बौद्ध विहार बनाना चाहता नालंदा में, तो उसके अनुरोध पर देवपाल ने उसको 5 गांव दान में दिए थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंटरनेशनल इंडोनेशिया वगैरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है? अगला पॉइंट है कि गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विधा का विकास पाल शासकों के समय हुआ। तो पाल शासकों के समय में कौन सी साहित्यिक विधा विकसित हुई? गौड़ी रीति, ये आप याद रखेंगे। और पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है? ये आपको याद रखना है। सारे जो पाल शासक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ओके? अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेन वंश। एक सेन वंश आया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से कुछ एक बस सवाल बनते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने करी थी, यहाँ ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, भल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था जो शैव धर्म का अनुयायी था। और अगला पॉइंट है कि दाना सागर एवं अद्भुत सागर सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक भल्लाल सेन ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में ये बताया था कि जितनी भी साहित्यिक रचनाएं या आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए फैक्ट होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होते हैं क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम सवाल बनते हैं, ठीक है? तो दाना सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ किसने रचे थे? भल्लाल सेन, ये सेन शासक, ठीक है? अगला
इसी में है कि अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था, यानी कि ये जो अद्भुत सागर लिखा गया था इसको पूरा किसने कराया था? लक्ष्मण सेन ने। ठीक है, अगला पॉइंट है कि लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धौर्या एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि गीत गोविंद है, इसको किसने लिखा? इसको जयदेव ने लिखा। और ये जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो ये सेन शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में थे, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है कि हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री होता था। ठीक है, अगला है विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की थी। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये आएगा कि सर्वप्रथम हिंदी में अपना अभिलेख लिखवाने वाला वंश कौन था? तो वो सेन वंश था। ठीक है, और लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था, ये भी आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कश्मीर के राजवंश पे। ठीक है, कश्मीर के राजवंश पे कई बार सवाल बन जाते हैं, तो चलिए हम इसको देखते हैं। कश्मीर पर शासन करने वाली शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार थे। तो कश्मीर पर कई वंशों ने शासन किया, तो उसमें पहला था कारकोट वंश, दूसरा था उत्पक वंश, फिर था लोहार वंश। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट है कि 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश, जिसको कि हिंदू वंश हम बोलते हैं, इसकी स्थापना की थी। यानी कि जो कारकोट वंश था इसमें हिंदू शासक होते थे। अगला है कि ह्वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की? तो ह्वेनसांग ने की थी दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में। ठीक है, ये कारकोट वंश का संस्थापक भी था। अगला पॉइंट है कि कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड था। ललितादित्य मुक्तापीड ये कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। अगला है कि कश्मीर का मार्तंड मंदिर, कश्मीर में एक मार्तंड मंदिर, इसका निर्माण इसी ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंती वर्मन नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने ही कराई थी। अगला पॉइंट है कि अवंती वर्मन के अभियंता सुशूय ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 1980 में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। दिद्दा वहाँ पे काफ़ी फेमस, कश्मीर में इनका नाम चलता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि एक महिला शासक भी थी, ये आपको ऐसे याद रखना है। उत्पल वंश के बाद कश्मीर में लोहार वंश का शासन आया। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की थी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान था, कवि था और कई भाषाओं का ज्ञाता भी था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था। जो कल्हड़ कवि था जिसने राजतरंगड़ी नामक पुस्तक लिखी थी, वो इसी हर्ष के दरबार में रहता था, यानी कि उसका आश्रित कवि था। ठीक है, जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। उसने 1128 से 1155 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, और जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की राजतरंगड़ी का विवरण समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से एग्जाम में सवाल कौन सा बनता है? एग्जाम में सवाल ये बनता है, कई बार पूछा गया है कि निम्न में से किस पुस्तक के तहत किस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास मिलता है? तो कश्मीर का इतिहास हमें मिलता है राजतरंगिणी में, और इसके लेखक कौन है? कल्हड़। बस यही आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कामरूप का वर्मन वंश। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कम सवाल बनते हैं, बस हम इसको एक ऐसे ही देख लेते हैं। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी और कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, राजपूत राजाओं को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो राजपूत राजा है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, मालवा का शासक। आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैपिंग में ध्यान देना है कि जब मैं मालवा बोल रहा हूँ तो आपको दिमाग में मैप बनना चाहिए कि मालवा में मतलब वर्तमान में कहाँ की बात की जा रही। मालवा वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी इलाका है, ठीक है, दक्षिण का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश का जो दक्षिण वाला पार्ट है, दक्षिण और पश्चिम वाला पार्ट, ठीक है, वो मालवा कहलाता है। तो मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम जो था, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। तो संस्थापक याद रखेंगे नागभट्ट प्रथम। ओके, अगला पॉइंट है कि नागभट्ट सेकंड को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद थर्ड ने हराया था।
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एमपी पीसीएस वगैरह का एग्जाम देने वालों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक मिहिर भोज था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं मिहिर भोज पे, ठीक है। राजा भोज वगैरह लोग इसी में आते हैं आगे चल के, ठीक है। ये जो मिहिर भोज था ये प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और अगला पॉइंट है कि मिहिर भोज में अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी और वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि भी धारण की थी। क्यों? क्योंकि आदि वराह या वराह भगवान विष्णु का एक अवतार माने जाते हैं। अगला है कि राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। ये जो राजशेखर थे ये एक कवि थे और ये महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। महेंद्रपाल कौन थे? याद रखना है, महेंद्रपाल थे ये पाल वंश के साथ शासक नहीं थे, ये प्रतिहार वंश के शासक थे, ठीक है। अगला पॉइंट है इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। अ, और दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखें कि दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य की थी। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है गढ़वाल या राठौर राजवंश, ठीक है। तो नेक्स्ट है गढ़वाल या राठौर राजवंश, ठीक है। गढ़वाल या राठौर राजवंश, गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी या काशी थी, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं। इस वंश का सर्वाधिक जो शक्तिशाली शासक था वो गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था और इसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा। ये इतना जो मैंने गढ़वाल वंश के बारे में पढ़ा, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो सिर्फ इतना है, आप याद रखेंगे कि कल्प कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो ये लक्ष्मीधर ने लिखा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि गोविंद चंद्र ने एक रानी कुमार देवी गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज थर्ड ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। ये आपने जो पृथ्वीराज मूवी भी देखी होगी उसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो ये वही पृथ्वीराज चौहान हैं, ठीक है। इन्होंने जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लिया। तो ये राजपूत राजवंश से आते हैं, आप याद रखेंगे। अगला है कि इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था। ये वही जयचंद था जिसने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था और जिसे गौरी ने 1194 के चंदावर युद्ध में मार दिया था। तो आप चंदावर युद्ध भी याद रखेंगे, कई बार युद्ध वाले क्वेश्चन में आ जाता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, ठीक है। तो चंदावर का युद्ध एक तो 1194 ईस्वी में हुआ था और ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, ठीक है। और जो तराइन का तीसरा युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, उसमें इस जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ ये गौरी के साथ मिल गया था, ठीक है। ये सब आप याद रखेंगे। अगला है चाहमान या चौहान वंश। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खूब सारे सवाल बनते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी आहिच्छत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनवाया, ठीक है। अगला है इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अरणोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव थे। अब आप इसका कालानुक्रम भी याद रखेंगे, 1153 से 63, 10 साल, ठीक है। और इसने हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना भी की थी। तो हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की? ये विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सोमदेव विग्रहराज फोर्थ के कवि थे, यानी चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने दलित विग्रहराज नामक नाटक भी लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था, ठीक है। तो जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, इसको कहा जाता है ये पहले एक विद्यालय हुआ करता था और इसको किसने बनवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला है पृथ्वीराज थर्ड इस वंश का अंतिम शासक था। इसी को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, ठीक है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का ही राजकवि था और इसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। अगला है रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने ही बनवाया था। और लास्ट है कि तराइन का प्रतिनिधित्व 1191 में हुआ। इसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई और गौरी की हार हुई। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ जिसमें गौरी की विजय और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी, ठीक है। सॉरी। अगला हमारा है परमार वंश, ठीक है। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। धारा नगरी कहाँ पड़ती है? वर्तमान में मध्य प्रदेश में। प्राचीन इसकी राजधानी उज्जैन, ठीक है। यानी कि पहली नगरी इसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी लेकिन धारा नगरी इसके काल में हुई, ठीक है। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। इसी के नाम पे भोपाल शहर का नाम करा है और भोपाल में एक भोज ताल भी है। अगला पॉइंट है कि राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में
भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। यही भोज वाली झील है जो भोपाल के बीचों बीच में अभी पड़ती है। अगला है नैष धीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है, प्रबंध चिंतामणि पूछा गया है। अगला है राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनका उपयोग करते थे। ऐसे ही फैक्ट लिखा हुआ, मतलब इसका कोई मतलब नहीं एग्जाम के पर्पज से। नवशाहचाणु चरित के रचना पद्मगुप्त, रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गत जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। मुंज शासक इंपॉर्टेंट है। अगला है कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। राजा भोज जो थे इन्होंने अपने आप को कविराज की उपाधि से सम्मानित करवाया किया था। ठीक है। अगला है भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर बनवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर भी बनवाया था। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। जिसमें भी भोज भोज लगा आप याद रखेंगे वो राजा भोज से संबंधित है। अगला और लास्ट है परमार वंश के बाद तोमर वंश का, और उसके बाद चहमान वंश, और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खान ने उलूक खान ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। तो यहाँ से अब आता है हम चंदेल वंश। ठीक है, तो ये चौहान वंश खत्म हुआ, अब हम देखते हैं चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाग भुक्ती है। ये पूछा जाता है एमपीपीसीएस वगैरह एग्जाम में, एमपीपीसीएस में खूब पूछा जाता है कि जेजाग भुक्ती किसका प्राचीन नाम है, तो ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। और ये जो चंदेल राजवंश थे ये बुंदेलखंड में ही थे। और इस चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था 831 ईस्वी में। इसकी राजधानी खजुराहो थी। ठीक है। और प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर हुआ करती थी, जो कि वर्तमान महोबा उत्तर प्रदेश का ये एक जिला है। ठीक है। अगला है कि राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। ये जितने सारे फैक्ट हैं ये एमपीपीसीएस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है कि चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उसने एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की थी। ठीक है। तो खजुराहो के मंदिर तो काफ़ी फेमस हैं और वो चंदेल राजवंशों ने ही बनवाए थे, ये सब आपको पता होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है कि धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में कराया था। कंदरिया महादेव मंदिर को काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। अगला है धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर त्याग दिया था। ये आ सकता है कि शिव की आराधना करते हुए अपना शरीर किसने त्यागा था, तो धंग ने। ठीक है। अगला है चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट है विद्याधर की ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सामकनागर जलाशय का निर्माण किया। अगला है कि आल्हा उदल नामक दो सेनानायक, आल्हा उदल की कहानी आपने पढ़ी होगी, जो जगनिक ने आल्हा खंड लिखा उसमें, और ये दो सेनानायक थे। ये परमर्द देव के दरबार में रहते थे। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान भी गंवाई थी, ऐसा लिखा गया है। अगला है कि चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार्द देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अन्हिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। सबसे इम्पोर्टेंट इस शासनकाल का सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि महमूद गजनी ने सोमनाथ पर जब आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक कौन था, तो वो था भीम प्रथम। और ये किस वंश का था, ये गुजरात के चालुक्य या आप सोलंकी वंश इसको बोल सकते हैं। अगला है भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। काफ़ी फेमस है राजस्थान में, आबू पर्वत पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर बन पड़ता है। इसको भीम प्रथम के एक सेनापति सामंत विमल थे, उन्होंने करवाया था। ठीक है। अगला है सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में ही रहता था
और माउंट आबू पर्वत राजस्थान में है। इस पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने सालों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसका निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में ही हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल की मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने ही किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। और भीम द्वितीय के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना कर दी थी। और बघेल वंश का कर्ण सेकेंड गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। उसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। नेक्स्ट है कलचुरी या चेदी वंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय था। गांगेय से सवाल पूछे जाते हैं, आप याद रखेंगे। और इसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इन्हें प्रारंभ करवाया था। अगला है कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में रहते थे, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वंश है सिसोदिया वंश। ठीक है, और सिसोदिया वंश के शासक अपने आप को सूर्यवंशी बोलते थे। सिसोदिया वंश का शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ कहाँ है? राजस्थान में। और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। तो लूसेंट में सिसोदिया वंश पे इतना ही लिखा हुआ है, जबकि सिसोदिया वंश काफ़ी बड़ा था और काफ़ी समय तक इन्होंने मेवाड़ पे शासन किया था। ये जो महाराणा प्रताप थे वो इसी सिसोदिया वंश के थे। अक्सर एग्जाम में सवाल यही पूछा जाता कि महाराणा प्रताप किस वंश के थे? वो सिसोदिया वंश के थे। तो क्योंकि मैं लूसेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, लूसेंट की बुक में उनके बारे में ज़्यादा नहीं लिखा गया है, लेकिन आप अलग से थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अकबर के साथ उनके जो युद्ध हुए थे उस पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री लूसेंट से कवर होता है। और नेक्स्ट वीडियो से हम अब मध्यकालीन भारत की शुरुआत करेंगे। आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लग रहे हो तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, अपने आने वाले सभी एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहिए, जो जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए। धन्यवाद।